हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता। टुडे वी विल प्रैक्टिस 25 प्लस सेंटेंसेस विद वोकैबुलरी। तो चलिए फिर बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस पर चोरी का इल्ज़ाम है। ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। यहाँ पे जो सेंटेंस में एक्यूज्ड वर्ड आया है, इसका मतलब होता है किसी पे आरोप लगाए हुए व्यक्ति जो होता है, जिस पे आरोप लगा दिया गया है, इल्ज़ाम लगा दिया गया है, उसे कहते हैं एक्यूज्ड। इसके अलावा अपराधी, आरोपी को भी हम लोग एक्यूज्ड वर्ड से डिनोट करते हैं। थेफ्ट जो होता है, इसका मतलब होता है चोरी। एक सेंटेंस हम एक्यूज्ड वर्ड से बनाते हैं। His children have accused him of neglect, यानी उसके बच्चों ने उस पर बेपरवाही या फिर आप कह सकते हैं लापरवाही का आरोप लगाया है। His children यानी उसके बच्चे have accused him यानी उस पर इल्ज़ाम लगाया है, आरोप लगाया है, of neglect यानी कि लापरवाही का। देखिए यहाँ पे जो neglect वर्ड आया है, इसका मतलब होता है परवाह ना करना, ध्यान ना रखना, लापरवाही, बेपरवाही। तो इन सब के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एक्यूज्ड। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैंने बहुत कोशिश की पर सब बेकार। आई ट्राइड अ लॉट बट ऑल इन वेन। आई ट्राइड अ लॉट, मैंने बहुत कोशिश की, बट ऑल इन वेन यानी कि सब बेकार गया, व्यर्थ किया। यहाँ पे जो वेन वर्ड आया है, इसके दो मायने होते हैं, दो सेंस में से यूज़ करते हैं। पहला तो इसका मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, बेफायदा, जो कि हमने सेंटेंस में जिस सेंस में यूज़ किया। इसके अलावा इसका मतलब होता है अहंकारी और घमंडी, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, विशेषण की तरह। एक सेंटेंस इससे बनाते हैं। शी इज़ वेरी वेन अबाउट हर लुक्स। वह अपने रूप को लेकर बहुत घमंडी है या काफ़ी घमंडी है। शी इज़ वेरी वेन अबाउट हर लुक्स। यहाँ पे जो लुक्स वर्ड आया, इसका मतलब रूप होता है कि आप कैसे दिखते हैं। इसके अलावा अगर इसमें से एस हटा दे, केवल लुक करे, तो उसका मतलब होता है देखता है। और नेक्स्ट सेंटेंसेस, इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। सेटल दिस मैटर समहाउ। सेटल दिस मैटर समहाउ। सेटल मतलब होता है आपका किसी चीज़ का निपटारा करना, किसी चीज़ को सुलझाना। इसके अलावा ठहराना, बैठना और बसना या बसाने के लिए भी हम सेटल वर्ड का यूज़ करते हैं। मैटर का मतलब होता है मामला। इसके अलावा पदार्थ के लिए भी हम मैटर वर्ड यूज़ करते हैं। चलिए हम एक सेटल वर्ड से मतलब एक और वो सेंटेंस बनाते हैं जहाँ पे हम इसे बसने की तरह यूज़ करेंगे। जैसे कि ही वॉन्ट्स टू सेटल इन लंडन, यानी कि वो लंदन में बसना चाहता है। प्रकृति को अपने वेग से चलने दो, या फिर आप कह सकते हैं प्रकृति को अपनी दिशा से, अपने मार्ग से चलने दो। इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। यहाँ पे जो कोर्स वर्ड आया, इसका मतलब होता है दिशा, वेग, मार्ग। लेकिन इसके अलावा जो आप कोर्स पढ़ते हैं, अध्ययन जिसे कहते हैं, उसको भी हम लोग कोर्स कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी कहीं पे भी हम लोग प्ले फील्ड, जो मैदान होता है, उसके लिए भी कोर्स वर्ड का यूज़ करते हैं। तुम मेरे आगे टिक नहीं सकते। You can't stand against me. You can't stand against me. Next sentences. जुबान फिसल गई. It was a slip of tongue. It was a slip of tongue. Slip of tongue एक फ्रेज है जब आपकी जुबान फिसल जाती है, यानी आपके मुंह से गलती से कोई चीज़ ऐसी निकल जाए जो नहीं बोलनी चाहिए थी या नहीं निकलनी चाहिए थी, वहाँ पे हम लोग स्लिप ऑफ टंग कहते हैं। तुम्हारी जेब में वो उभरा हुआ क्या है? Was that bulge in your pocket? Was that bulge in your pocket? bulge वर्ड जो है वो हम लोग बाहर निकली हुई किसी चीज़ या फिर किसी उभार के लिए यूज़ करते हैं, bulge वर्ड। इसके अलावा किसी चीज़ में, जैसे कि आपकी आमदनी हो गई, तो उसमें वृद्धि जब होती है यानी बढ़ोतरी, वृद्धि और बढ़ोतरी, ये दोनों वर्ड भी हम bulge के लिए यूज़ करते हैं। दो सेंस से bulge वर्ड यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम bulge में out वर्ड जोड़ के बोलते हैं, यानी bulge out, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है और इसका मतलब होता है बाहर निकला हुआ होना, बाहर निकला हुआ होना। लेट्स मेक अ सेंटेंस विद द वर्ड bulge। गिलहरी के गाल मेवों से उभरे हुए थे, यानी कि द स्क्वेरल्स चीक्स वर बल्ज विद नट्स, यानी इतना भर गया था उसको, इतना खा रखा था मुंह में कि उसका जो गाल है उभरा उभरा लग रहा था, इतने नट्स उसने खा रखे थे। द नेक्स्ट सेंटेंसेस, यह मकान किराए के लिए खाली है। दिस हाउस इज टू लेट। दिस हाउस इज टू लेट। बहुत सिंपल से कॉमन सेंटेंस है, अक्सर आपको टू लेट लिखा हुआ दिखता है जगह जगह पे। उसका मतलब होता है कि ये मकान किराए के लिए खाली है। तो किराए के लिए कोई चीज़ होती है तो हम लगाते हैं टू लेट। मैंने उसके साथ क्या गलत किया है? What's wrong have I done to him? What's wrong have I done to him? Next sentence, शायद ही किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश की हो।
I don't think if someone tried to look for me. I don't think if someone tried to look for me. देखिए यहाँ पे आप बोल रहे होंगे I don't think, यानी मैं नहीं सोचता, इसका मतलब तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है। देखिए कई बार क्या होता है इंग्लिश में हम ऐसे फ्रेजेस, रेडीमेड फ्रेजेस यूज़ करते हैं जहाँ पे हम कोई बात कह रहे हैं और उसके लिए वही फ्रेज यूज़ करते हैं, जिस पे मैं वीडियो भी कई बनाती रहती हूँ। तो वैसे ही अगर हम कोई भी सेंटेंस ऐसे करके बोल रहे हैं कि शायद ही, यानी कि हम ये सोच रहे हैं अपने मन में हमें कि हमें ऐसा नहीं लगता है ना, मन में तो यही है कि भाई आपको कुछ नहीं लगता है, तभी तो आप शायद वर्ड का यूज़ कर रहे हैं कि शायद ही ये हो पाएगा, शायद ही। इसीलिए यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में आई डोंट थिंक करके इफ़, आई डोंट थिंक इफ़ इसको लगाते हैं, ठीक है। ये एक रेडीमेड फ्रेज है। एक सेंटेंस और बनाते हैं, वो शायद ही मुझसे कभी मिल पाए। आई डोंट थिंक इफ़ ही कुड एवर मीट मी। आई डोंट थिंक इफ़ ही कुड एवर मीट मी, यानी कि वो शायद ही मुझे कभी मिल पाए। अब देखिए इसे हम ऐसे अगर कहें कि मुझे नहीं लगता है कि वो मुझसे कभी मिल पाएगा, यानी कि इसी बात को हम दूसरे सेंस में भी कह सकते हैं कि शायद ही वो मुझसे कभी मिल पाए। इसीलिए दोनों चीज़ों को हम इस तरह से लिखते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम मतलब फ्यूचर की संभावना बताते हैं, उन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। मुझे तो बल्कि खुशी होगी। आई विल रैदर फील गुड। आई विल रैदर फील गुड, इस सेंटेंस को आप ऐसे कह सकते हैं, इट विल रैदर प्लीज मी। इट विल रैदर प्लीज मी। रैदर वर्ड का मतलब होता है कि अपेक्षा या बल्कि, और उसके अलावा प्लीज वर्ड जो है इसके दो मायने होते हैं। एक तो होता है कृपया, जिसे हम कहते हैं प्लीज गिव मी दिस पेन, प्लीज डू दिस फॉर मी, है ना, तो कृपया। इसके अलावा प्लीज वर्ड का मतलब होता है प्रसन्न करना, आनंदित करना, यानी किसी को खुशी देना, उसे कहते हैं हम प्लीज करना। या किसी चीज़ से हम बहुत खुश रहते हैं तो हम कहते हैं आई एम प्लीज विद दिस। ओके, लेट्स मेक अ सेंटेंस विद इट। इट इज़ हार्ड टू प्लीज एवरीवन, यानी कि हर किसी को खुश करना कठिन है। इट इज़ हार्ड टू प्लीज एवरीवन, हर किसी को खुश करना कठिन है। वो सारे दिन बहुत चुप चुप सा लगा। He seemed very quiet all the day. He seemed very quiet all the day. My dear viewers, यहाँ पे हम डे की जगह टाइम भी बोल सकते हैं कि पूरे समय ही वो चुप चुप रहा, ठीक है। तो अब इसके अलावा जो यहाँ पे सीम्ड वर्ड आया है उसका मतलब होता है प्रतीत हुआ या जान पड़ा या लगा, है ना। ये सीम वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है प्रतीत होना, लगना या जान पड़ना। इसके अलावा एक सेंटेंस हम इससे बनाते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। यू सीम टू बी नर्वस, यानी कि आप घबराए हुए लग रहे हो या तुम घबराए हुए लग रहे हो। यू सीम टू बी नर्वस। नर्वस वर्ड का मतलब होता है घबराए हुए लगना। मुझे बच्चे का तितलाना पसंद है। आई लाइक द लिस्पिंग ऑफ चिल्ड्रेन। आई लाइक द लिस्पिंग ऑफ चिल्ड्रेन। यहाँ पे जो लिस्पिंग वर्ड आया है इसका मतलब होता है तुतलाना। यही किताब तो मैं चाहता था। दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्ट। दिस इज़ द वेरी बुक आई वॉन्ट। वेरी बुक का मतलब ये नहीं है कि बहुत किताबें, नहीं। जब कोई चीज़ हमें बिल्कुल वही चाहिए होती है जो हमें दिखी एकदम से, अरे यही तो मैं चाहता था, तो हम वेरी करके उसको डोनेट करते हैं। जैसे कि यही वो जूते हैं जो मुझे चाहिए। दिस इज़ द वेरी शूज़ आई वॉन्ट। दिस इज़ द वेरी शूज़ आई वॉन्ट। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। योर सेल्फ यानी अपने आप पे, और अशेम्ड वर्ड जो है इसका मतलब होता है शर्मिंदा या लज्जित। और शुड वर्ड हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे सेंटेंस के बाद में चाहिए वर्ड आता है आखिरी में। ओके, लास्ट एक सेंटेंस और बनाते हैं हम अशेम्ड वर्ड से। उसे अपने भाई को मारने के लिए शर्म महसूस हो रही है। She felt ashamed for hitting her brother. She felt ashamed यानी उसको महसूस हो रहा है, शर्म आ रही है, for hitting her brother यानी उसके भाई को मारने के लिए। That's all for today's video, my dear viewers. Hope you like this video. आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। Thanks for watching. देखने के लिए धन्यवाद। Keep learning, keep trying. Till then, bye bye.